फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारत उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वो उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। तो देखिए, यहाँ से वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान जो कि दिल्ली के लाल किला है, तो उसी से जो है राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगल कौन थे? तो मुगल जो था ना, ये दो महा शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से जो था वो मंगोल शासक चंगेज खान था, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, और उसके उत्तराधिकारी थे माता की ओर से। और पिता की ओर से ईरान और इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर। ठीक है, तो इनकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी। तो इनके वंशज थे। तो आपको क्या याद रखना है कि माता की ओर से जो था मंगोल था चंगेज खान, और पिता की ओर से जो था तैमूर था। ठीक है, ये आपका एक ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की थे। तो परंतु मुगल जो है ये अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों को प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने आपका 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो मंगोल कहलाना क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी स्मृतियाँ जो है सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ा हुआ था। जबकि ये अपने आप को जो है ना तैमूर के वंशज कहलाना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि ये जो थे दिल्ली पर कब्जा किए थे 1398 पे किया था। ठीक है, तो ये इसलिए जो है अपने आप को जो है क्या कहलाना पसंद करते थे। तो ये मुगल लोग जो है तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। उन्होंने अपना वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासन ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। ठीक है, तो मुगल सैन्य अभियान, ये देखिए याद रखिएगा कि बाबर का शासक काल जो है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक, ये प्रथम मुगल शासक थे बाबर ने। जब ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर से कि प्रथम मुगल शासक कौन थे, तो बाबर थे। तो ये जो है 1494 ईस्वी में फरगना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष का था। कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। मंगलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसने अपने पैतृक गद्दी जो छोड़नी पड़ी, और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 1504 में ये काबुल में कब्जा किया था। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। 1526 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा है। मुगल ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेटेट में। ठीक है, कि किस पे विश्वास नहीं करते थे, तो ज्येष्ठ अधिकार के नियम पे विश्वास नहीं करते थे। मतलब क्या होता है कि जो धन और जो संपत्ति होता है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, उस पे सब ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, वो यानी वो उसके उत्तराधिकारी होते हैं। तो पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। तो इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वो सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशज की प्रथा को अपनाते थे, जिसके उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि ज्येष्ठ अधिकार को ये जो है मतलब विश्वास नहीं करते थे इस नियम पे। ये जो है सहदायाद मतलब 4 बेटा है तो चारों बेटा पे इक्वल प्रॉपर्टी का डिवीजन होना चाहिए, जैसे कि अभी होता है। तो ये भाई बिल्कुल सही है, क्यों ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाए। ठीक है ना।
जहांगीर की माँ जो थी ना, ये कछवा की राजकुमारी थी, ठीक है? और वो अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वो मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक है? तो मुगलों की अन्य शासकों के साथ संबंध क्या है? तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों की विवाह करके उच्च पद स्थापित, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। अब देखिए, मुगल जो है ना, उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान करता रहा जो कि उसको स्वीकार, उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, ठीक है? और जब मुगल एक शक्तिशाली शासक बन गया तब क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे ना, ये मतलब अपने स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से जो है इसका मतलब को सत्ता को स्वीकार किया। और बहुत लोग तो थे, जैसे कि राजपूत लोग थे, वो लोग इसके साथ जो है एक रिश्तेदारी में जुट गए थे, जैसे कि अपनी बेटियों की जो है पुत्रियों की विवाह जो है इनके घर में करके, ठीक है? तो मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों के, लेकिन बहुत कोई जो था ना इसका विरोध भी किया था। जैसे मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वो हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जो है वापस कर दिया। तो पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए। तो ये जो है ना कि हराने के बाद भी बहुत ही मतलब कि सम्मान पूर्वक उसके जो भी जागीर थे उसे वापस कर दिया। तो इस तरीके से ये जो संतुलन बनाए रखा, ठीक है ना? यानी पराजित करने के बाद भी अपमान नहीं करना, तो जिसके कारण जो है ना सभी लोग जो है इससे जो है इसके सत्ता के पीछे जो है के आगे जो है झुक जाते थे, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार और जागीरदार क्या होता है देख लीजिए। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे उसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया था। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार जो थे तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमान, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित कर दिया। मुगलों की सेवा में अनेक नौकरशाह मनसबदार कहलाए, ठीक है? यानी मुगलों की सेवा में जो भी नौकरशाह था उसी को मनसबदार कहा जाने लगा। मनसबदार शब्द का प्रयोग जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणीय व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी उतनी। तो ये समझ में आ गया मनसबदार क्या है। मनसबदार एक तरह का मतलब पोस्ट होता था, ठीक है? एक तरह का मतलब कि श्रेणी बनाई गई थी जो कि मुगलों के द्वारा बनाया गया था, और इसमें उसका पद था, उसका वेतन था, उसका सैन्य उत्तरदायित्व था। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही समझने वाली बात है कि उसमें पद और वेतन जो होता था ना, वो निर्धारण जो है उसकी जाति पर किया जाता था। वो जितने बड़े जाति के रहते थे उतना ही ज़्यादा जो है प्रतिष्ठा उनकी बढ़ जाती थी, और उतने ही ऊंचे पद पे दिया जाता था, उतना ही ज़्यादा उन्हें वेतन मिलता था। मनसबदार मतलब समझ में आ गया, ये एक तरह का पोस्ट होता था जो कि मुगल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या, अच्छा, सैन्य उत्तर जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वो अपने सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण भी होता था, ठीक है ना? सैनिकों का वेतन देने के लिए धन भी मिलता था। मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। तो इसका वेतन जो है ना, जो राजस्व एकत्र किया जाता था उसके रूप में इन्हें मिलता था, और उससे क्या कहा जाता था, जागीर कहते थे, जो कि तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ता मतलब इससे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़े थे इक्ता क्या होता है, मतलब जो जमीन जो है, जो क्षेत्र दे दिया जाता था और उससे जो है कर वसूला जाता था, ठीक है? तो इसको हम लोग इक्ता कहते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है जागीर भी एक तरह का इक्ता था। तो परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व, तो ये जो रहते थे आपका मुक्तादार, सॉरी,
जो जागीरों पर नहीं रहते थे, परंतु मनसबदार जो रहते हैं मुक्तियों से भिन्न, ठीक है। मुक्तियों से भिन्न मतलब ये अपने जागीर जो क्षेत्र दिया जाता था उन पे नहीं रहते थे, बल्कि वो इधर उधर अपने काम की पे रहते थे। वो लोग क्या करते थे, वो जागीर से बस पैसा वसूला कर। तो यहाँ पे देखिए वो लोग अपने जागीर से केवल राजस्व एकत्र करते थे, ठीक है, करने का अधिकार था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा कि और जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपने जागीरों से जो है केवल राजस्व एकत्र करते थे, मतलब केवल टैक्स लेते थे। और ये राजस्व जो है उनके नौकर के लिए एकत्र करते थे, जबकि वो स्वयं देश के किसी अन्य भाग में, मतलब वो इधर उधर जहाँ उनका काम रहता था उधर रहते थे। और वो जो राजस्व जो है उनका नौकर एकत्र किया जाता था। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक जो है आकलन किया जाता था। मतलब जो है राजस्व जो है मनसबदार जो है उतना ही वो इकट्ठा कर सके जो कि उसका वेतन के बराबर है। इस बात पे भी ध्यान दिया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना ले, ठीक है ना, अपने जागीर से। तो औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई थी। अब जो है राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वो जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में। औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि मनसबदार क्या होता है, ठीक है ना, जागीर क्या होता है, ठीक है। अब है जब्त और जमींदार क्या होता है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते क्या है कि 5,000 जात वाले अभिजातों का 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या जो है 79 हो गई थी। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया, ठीक है। जब्त और जमींदार क्या है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, ये आपको पता है। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी ये लोग सिर्फ जमींदार रखते थे जो कि राजस्व लिया करते थे, ये कोई और दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 80 की कालावधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत का राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक ही हर फसल के लिए राजस्व दल की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था और ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब किताब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो जब्त क्या हो गया, समझ में आ गया कि ये जो टोडरमल जो थे ये प्रत्येक फसल पे राजस्व किए थे, ठीक है, उसके अनुसार, ठीक है। तो इसी व्यवस्था को जो है आपका जब्त कहा गया था, ठीक है। हर एक फसल पे जो है राजस्व जो है एक निर्धारित कर दिया गया था, एक सूची बनाया गया था कि इस पे इतना कर लिया जाएगा, तो इसी को जब्त कहा गया था। किन हिस्सों पे किन जगह पे जो है ये निरीक्षण जो है सावधानी पूर्वक रखना जो है मुश्किल हो गया था, तो गुजरात और बंगाल था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में तो विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी की आखिर से ऐसे विशाल विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दे दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे क्या हुआ, बहुत कोई जो है इसका विरोध भी किया था और फिर लास्ट
17वीं शताब्दी में आकर इसको जो है चुनौती भी दे दिए थे। अब है अकबरनामा और आईने अकबारी से तो क्वेश्चन आता ही है, तो ये पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबू फजल के आदेश दिया कि उसके शासन काल का इतिहास लिखिए। अबू फजल ने इस इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा है, यानी 3 पार्ट में लिखा है। इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहला जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, यानी अकबरनामा 3 पार्ट में है। हम लोग जल्दी यहाँ पे क्या है, 3 जिल्दी में है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 जिल्दों में है, सॉरी जिल्दों में है अकबरनामा। तो पहला जो है ना इसमें पूर्वजों के बारे में दिया हुआ है, अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरे अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण देती है। और तीसरा जिल्द जो है ना ये आईने अकबारी है, ठीक है। यानी अकबरनामा का जो पार्ट है वो है आईने अकबारी, ये 3rd पार्ट है। और इसमें अकबर के प्रशासन, घराना, सेना, राजवंश, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबारी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजें, फसलें, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व सांघिक विवरण, ठीक है। ये समझ में आ गया ना अकबरनामा के बारे में। और आईने अकबारी क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था और उसे नूरजहां का खिताब मिला था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसके समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और स्वयं की किताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी ओर वे स्वयं रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया था। गया आदेश यानी फरमान चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ठीक है। तो इसको कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके देख लीजिए। नूरजहां मेहरुनिसा को ही हम लोग कहते हैं, जो कि 1611 में इसकी विवाह इसके साथ हुआ था। सुलह ए कुल क्या है, तो अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनका पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया, ठीक है। तो सुलह कुल समझ में आ गया, जहाँ पे हर धर्म जो है एक साथ मिलके जो है पूजा पाठ कर रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि ईसाई यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे और सुन्नी और शिया जो है एक ही मस्जिद में मतलब कि इकट्ठा होते थे। 17वीं शताब्दी की और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहता है, परंतु यही यात्री इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विषमता रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासन काल में शाहजहां 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य की अनुमति राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था, ठीक है। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपने आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तु पर लगा देते थे और इस खर्चे से शिल्पकारों किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वो वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों को किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से वो बहुत गरीब थे, जब वो मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मतलब क्या हुआ, जो अमीर थे वो अमीर बन रहे थे, जो गरीब थे वो गरीब ही रह रहे थे। तो मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण
17वीं शताब्दी सदी के अंतिम वर्षों में वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता की शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वह दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। मतलब कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि मुगल सम्राट के कारण ही ये लोग, बहुत लोग जो थे बहुत ही शक्तिशाली बन गए थे, जिसके कारण जो है वो अपना एक सत्ता बना लिए। तो वो लोग तो मुगल सम्राट को जब तक चला तब तक जो है उसके नियंत्रण में रहा, लेकिन फिर 18वीं शताब्दी तक आते आते जो है वो अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान जो है बना लिए थे। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का क्लास। तो इसमें काफ़ी चीज़ हमें जो है इम्पॉर्टेंट देखने को मिलती है, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो भी कर का नाम अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, वहाँ से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आईने अखबारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया। अकबरनामा इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, जितने भी अभी हम लोग टैक्स की बात करें, जैसे जब्त हो गया, ठीक है, मनसबदार क्या होता है, जागीरदार क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज का क्लास आप देख लिए कि इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसका जो है हम लोग MCQ भी करेंगे। पहले जो है चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग आज से चैप्टर 4 डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।